अभी मैं आरआरबी पीओ को देख रहा था कि हमें आरआरबी पीओ का टारगेट लेके चलना है। बट सडनली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ जाता है। इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जब इसकी प्रिपरेशन करो तो आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जब इसकी तैयारी करो तो अब आ गया है एक और आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो कुछ बातें जो करना चाह रहा था, मेरे मन में था, सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और कुछ आगे का भी बात बताते चलते, क्योंकि अब मैं टोटली गायब होने वाला हूँ। ठीक है, तो कहना ये था कि देखो, आरआरबी पीओ को लेके चल रहे थे, उसके उसके माइंडसेट से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे थे कि हमें सिलेबस अच्छे से करनी है, अच्छे से करनी है। लेकिन सिलेबस पूरा हो उससे पहले एसबीआई पीओ आ गया और हमें मॉक पे स्विच करना पड़ा। मॉक में बहुत सारे लोग फॉर्म भर के मॉक देने लगे। अब मॉक के स्कोर के हिसाब से वो अपने परफॉर्मेंस, अपने आप को देखने लगे कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होगा, चाहे उनका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, बट वो मॉक के हिसाब से अपने आप को जज करने लगे। फिर यहाँ गाड़ी थमी ही थी कुछ लोगों की कि एसबीआई पीओ हमारे लिए है नहीं, आगे के एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। अब इसमें भी सबका 35 से 40, 40 से 50 इतना तक स्कोर रहा। बट हुआ क्या कि ये चल रही थी, अब दिन कुछ ज़्यादा है नहीं, 17-18 दिन बचे हुए हैं और ये था। अब इसमें भी यही हुआ कि नहीं हो रहा है, चलो छोड़ते हैं और आईबीपीएस को छोड़कर आने वाले एसबीआई क्लर्क पर टारगेट करते हैं, आरआरबी पीओ पे टारगेट करेंगे, बहुत अच्छे से लगेंगे। फिर अब देखने को मिला आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन। अब दिमाग में ये भी है कि अब आईबीपीएस क्लर्क पे फोकस करेंगे। तो समझ रहे हो, आपका फोकस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से बढ़ते चला जा रहा है और आप सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप क्या, मैं भी आपके साथ, मैं भी हूँ, मैं भी इस चीज़ में फंस रहा हूँ कि एक दिन एसबीआई पीओ का मॉक लग रहा है तो एक दिन आईबीपीएस पीओ का मॉक लग रहा है। अब आईबीपीएस क्लर्क भी घुसा लिया हो। मतलब इसको देखते हुए, इसको एनालिसिस करते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब अभी एक तो नोटिफिकेशन का कि सावन का मौसम है तो बारिश होती है, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन की बारिश हो रही है। और एक और चीज़ है कि शादी में होता है ना कि कचौरी भी ले लो, रायता भी ले लो, सब्जी भी ले लो, मिठाई भी ले लो, सब कुछ ले लो और खा तो रहे हो सब कुछ, बट मन भर जाएगा, पेट नहीं भरेगा। और उस दिन घर पे आके भी ना आपको लगेगा कि ठीक है, मन भर गया तो सो जाते खा पी के, बट क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वैसा ही हाल मुझे यहाँ लग रहा है कि हमें सब कुछ एक थाली में परोस दिया गया है। ये भी एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है, ये भी एग्ज़ाम है। किसको फोकस करोगे? यहाँ पे काम आएगा आपका कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको क्लर्क का एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब चाहिए या फिर आपको पीओ के एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब चाहिए? आपको चाहिए क्या? आपके मन में होगा कि हमें बस जॉब चाहिए, कैसे भी, चाहे पीओ में लगे चाहे क्लर्क में लगे, कैसे भी एक एग्ज़ाम निकल जाए। इतने सारे हैं, लगेंगे, कोई ना कोई तो होगा। अगर पीओ को फोकस करके चलते तो क्लर्क तो निकल जाएगा। ये बातें अभी तक चलते आ रही है। देखो, हर एग्ज़ाम के ना अलग अलग पैटर्न होते हैं। मैं इतने दिन से टारगेट पे टारगेट बनाता आया हूँ, बताता आया हूँ, समझाता आया हूँ, तो मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा टारगेट देख लिया हूँ और बहुत ज़्यादा पेपर को एनालिसिस कर लिया हूँ। फिर भी मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। सो वो क्या चीज़ें हैं बस वो बताऊँगा। कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, आपको आपसे अच्छा दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मेरी बातें सुन लोगे और उसको अप्लाई करोगे और वो आपको हेल्प नहीं करेगा तो आप तो खुद का भी नहीं कर पाए ना। तो किसी को भी पूरा मत दो, अपना रखो। क्योंकि अगर जब आप अपना सब कुछ दे देते हो ना तो आप खाली हो जाते हो। और जब आप खाली हो जाते हो तो वही एंग्जाइटी में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे। मुझे भी लोगों ने मैसेज किया, बोला कि स्ट्रैटेजी बता दो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं क्या स्ट्रैटेजी बताऊँ यार। स्ट्रैटेजी नाम की चीज़ नहीं होती है, एक होती है प्रिपरेशन। हमें बस ये समझना होगा कि एग्ज़ाम हमसे क्या मांगता है, तो हम सिर्फ एग्ज़ाम की बात करेंगे कि एग्ज़ाम हमसे एक्चुअली में क्या मांगता है। ठीक है, तो जिनका आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है और जिनका एसबीआई पीओ का चल रहा है उनको तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट। एंड आईबीपीएस पीओ की बात कर लेते हैं। अभी भी आपके 35 और 40 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मॉक दो, मॉक को समझो। और सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं किए हो तो भाई मेरे आईबीपीएस पीओ आपके लिए नहीं बना है, मेरे लिए भी नहीं बना है। मैं आगे के एग्ज़ाम को एसबीआई क्लर्क का, आईबीपीएस पीओ, इन सब को टारगेट कर रहा हूँ। बट एग्ज़ाम है, थोड़ा बहुत पहले से करता आया हूँ तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत है, तो उसके बिहार पे दे सकता हूँ। बट आपने बिल्कुल भी आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आप कैसे दोगे? तो इसलिए इसका प्रेशर बिल्कुल भी मत लेना। लोग दे रहे हैं तो आप भी फॉर्म भर लिए, तो इस तरीके से मत करना। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। देखो, आईबीपीएस पीओ में ज़्यादा स्पीड मैथ्स देखने को नहीं मिलेगा, बट मिलेगा भी तो अप्रॉक्सीमेशन वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिलेंगे या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ मिलेंगे। स्पीड मैथ्स में यही रहता है। लेकिन क्लर्क के जो होते हैं आपको उसमें स्पीड मैथ्स में क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादा,
वो भी अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन। जैसे कि IBPS क्लर्क का देख लो, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करेंगे। अब जिनका 1 मिनट लग जा रहा है, 1.5 मिनट लग जा रहा है, 2 मिनट लग जा रहा है, वो कैसे कम्पीट करेंगे, जबकि कटअप देख ही रहे हो 70 चला जाता है, 80-90 तक जाता है IBPS क्लर्क का। तो आपको सब कुछ देखना होगा। आपको इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करना होगा, आपको रीजनिंग में भी अच्छा, रीजनिंग तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन मैं क्वांट की बात करता हूँ। क्वांट भी IBPS क्लर्क का आप दोगे ना तो बहुत ईजी रहते हैं, बट क्या होता है कि आपको स्पीड चाहिए होता है। आप स्पीड में करोगे तभी बात बन सकता है IBPS क्लर्क का। अब जिनके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, अभी टाइम है, हो सकता है। बट जिनके बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं, तो क्या करोगे, मतलब मेंस भी तो है, सिर्फ प्री निकाल के कुछ होने वाला नहीं है ना। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बात करते हैं, और उसके बाद आपको जिस हिसाब से, जिस तरीके से चलना है, आप अपने आप को समझो, एनालिसिस करो। एक दिन जाने दो, लेकिन अपने आप को एनालिसिस करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ओके, तो चलो सबसे पहले क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट में स्पीड मैथ्स का बता दिया हूँ किस में किस तरीके से आती है। और उसके अलावा आपको DI, जो कि IBPS PO में तो मिसिंग वाले इस तरीके के आते ही आते हैं, थोड़े से एडवांस टाइप के समझ लो SBI क्लर्क से। तो आपको थोड़ा सा अपना DI का छोटा छोटा जो रहता है ना, वो छोड़ के बड़े बड़े, जैसे कि परसेंटेज रेशियो दोनों साथ में हो, उसके अलावा मिसिंग DI हो, तो इस तरीके के DI को सॉल्व करते रहना होगा। और उसके अलावा आपको अरिथमेटिक में भी खासकर वेरिएबल्स वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उसको भी देखते हुए प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि आप अरिथमेटिक बिल्कुल ही छोड़ दो, आपको अरिथमेटिक तो करना पड़ेगा। एंड यही है क्वांट में, और क्या ही बोलूँ मैं, क्वांट में कुछ भी नहीं है। आप ये सोचोगे कि छोड़ दूँ एक टॉपिक, उसके बाद करूँ, बस वेटेज वाले चैप्टर कर लूँ, क्या पता उसमें ऐसा क्वेश्चन है जो वेटेज वाला चैप्टर रखता हो, और जो बहुत ज़्यादा नहीं रखता हो बट उसके बहुत ईजी हो, और जो वेटेज वाले होते हैं ऐसे घुमा घुमा के सवाल दे दिए जो आप परेशान हो गए। तो इसलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। साथ ही साथ आपको क्या काम करना चाहिए, आपको 50 क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करने चाहिए अरिथमेटिक के। ठीक है, क्वांट आप चाहे PO बुक का कर रहे हो प्रिपरेशन, या फिर आने वाले सारे एग्जाम का, मैं एक बार में बता रहा हूँ, चाहे PO कर रहे हो, क्लर्क कर रहे हो, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन तो अरिथमेटिक के डेली करने चाहिए। 50 ना सही, लेकिन 30 क्वेश्चन तो करो। अगर आपके एक टॉपिक कंप्लीट होते हैं, जैसे कि मान के चलो आपके परसेंटेज कंप्लीट हो गए, और परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद आपने रेशियो पे गए, तो रेशियो के साथ साथ आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, बट पीछे के परसेंटेज को आपको ऐड करके चलना होगा। 15 क्वेश्चन इसके ऐड कर लो। फिर जब आप रेशियो कर लो, और उसके बाद अगर एवरेज पे जाते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हो, तो 2 चैप्टर जो आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके आपको 3rd चैप्टर में ऐड करके चलना है। आपको परसेंटेज के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐड करने हैं, रेशियो के भी कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं, एंड करंट में जो आप कर रहे हो उसके तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। एजुकेटर के वीडियो 2-2 घंटे के होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं, तो इस हिसाब से आपका टाइम शुरुआत में सिलेबस कंप्लीट करने में वीडियो लेक्चर में जाएगा। बट आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर में ही रहना नहीं है। आपको वीडियो कर लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिए, आपसे सवाल नहीं बने फिर भी आपको सवाल लगभग इंडिविजुअल तो 200 से प्लस कर ही लो एक टॉपिक के। तो इस तरीके से आपको 50-50 क्वेश्चन करके बीच करोगे तो चलेगा। आप एक टॉपिक को 4 दिन दे लो, जितना मतलब परेशान होना है हो लो, अगर 5 दिन भी देना है दे लो, बट कंप्लीट एक बार अच्छे से कर लो। तो क्या पेड क्लास इसके लिए ले, या फिर यूट्यूब पे मिल जाता है, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। कौशिक मोहंती सर का प्लेलिस्ट है अरिथमेटिक के लिए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर ने भी पढ़ा रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो ये दोनों का है। मैं जितना भी वीडियो बताऊंगा सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, स्पीड मैथ से, अरिथमेटिक के प्लेलिस्ट से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों देख लेना आप, आपका अरिथमेटिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। पेड क्लास में भी वही रहते हैं लगभग, थोड़ा सा क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाकर समझाते हैं, तो वो है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप ग्रुप में डाउट वो पूछोगे, जो कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे लोग करते हैं, तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होते चलेगा। तो ये करो। और DI भी बता ही दिया कि DI आपको किस तरीके से करनी है। और आपको RRB PO में लाइन चार्ट, टेबलर, ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है, बट बाकी के एग्ज़ाम में उससे भी थोड़ा सा टेबलर, बार ग्राफ, ये सब आपको प्रीलिम्स में मिलेगा, यही सब मिलेगा। तो आप एक बार अच्छे से DI आप कौशिक मोहंती सर से भी कर सकते हो। आशीष अरोड़ा सर का उड़ान बैच, जो उड़ान करके ही होगा, आपको यूट्यूब पे एक मिलेगा, DI आप सर्च करोगे, वो भी प्लेलिस्ट मैं इसमें डाल ही दूंगा, तो आप उनसे कर सकते हो। तो DI इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, अगर खुद से नहीं बन रहा है तो आप DI कर लो, इन सब से कर लो, और उसके बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके करो। और क्वेश्चन में भी किस तरीके से करने हैं, अगर आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है ना, तो आप SSC के क्वेश्चन को उठाओ, थोड़े से बेसिक्स के 50, 60, 70 क्वेश्चन लगा लो। जब थोड़ा बेसिक अच्छा से हो जाए ना, तो थोड़े से उसको एडवांस करो।
आप कौशिक मोहंती सर का PDF से कर सकते हो, फिर से आशीष अरोड़ा सर के PDF से कर सकते हो। थोड़े से और हाई लेवल पे जाने हैं तो हर्षल अग्रवाल सर का PDF कर सकते हो। तो इन सब का बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ आपको, आपके पास अगर गाइडली का बंडल नहीं है तो ले लो। गाइडली का बंडल बहुत अच्छा रहता है, उसमें टॉपिक वाइज PDF रहता है, जिसमें आप ना सिर्फ उसको PDF से सॉल्व कर सकते हो, PDF डाउनलोड करके, बल्कि आप उसको क्विज फॉर्म में भी लगा के कर सकते हो, जिससे आपको लगे टाइम का प्रेशर कि हमें टाइम प्रेशर में बनाना सही रहेगा कि नहीं। और उससे भी 2 टाइम होते हैं, एक विदाउट टाइमर, एक टाइमर। तो विदाउट टाइमर आप जब कर देते हो तो आप जितना टाइम में देना है दो, लेकिन उसको सॉल्व करो। उससे आपको पता चलेगा कि ठीक है हमने किया, लेकिन हमने इसमें 2-3 मिनट 4 मिनट ज़्यादा लगा दिया। तो इस तरीके से रहता है। तो आप गाइडली का ये ले लो बंडल, शुरुआत से ही लेके चलो, जो कि बहुत हेल्प करेगा आपको। इंग्लिश लगभग सब कुछ तो मिल ही जाता है। मेरे प्रिपरेशन में गाइडली का बंडल बहुत हेल्प करता है। बाकी PDF से भी तो करता ही हूँ, बट इससे करो। तो ये है। उसके अलावा आप क्वांट का हो गया। इंग्लिश में क्या है कि जितना ज़्यादा आप रीडिंग कर सकते हो वो करो रीडिंग में। और इंग्लिश ग्रामर है तो इंग्लिश ग्रामर में आप ज़्यादा नहीं, अगर आपको और अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, तो शायद आज ही अल्फ़ा बैंकर सर ने एक वीडियो पोस्ट किया है 2 मंथ्स के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से समझना है तो उनके वीडियो को देख लो। ये वीडियो देखने के बाद तो उनको और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। कैसे भी एक बार अच्छे से समझ लो, बाद में आपका सब कुछ सही होते चला जाएगा। तो इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। और रीडिंग में आपको ग्रामर अगर करते हो तो ग्रामर में आपको क्या काम करना है, आपको टेंस अच्छे से करना है। और नाउन कर लो, नाउन तो ज़्यादा है नहीं बट फिर भी नाउन कर लो, प्रोनाउन कर लो। और उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब हो गया, एंड एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और जब आप मॉक दोगे ना तो कंजंक्शन का थोड़ा बहुत रोल होता है, तो ये सब देख लो। और फिक्स्ड प्रीपोजिशन अच्छे से याद कर लेना ग्रामर में, बस इतना ही। जितना ज़्यादा रीड करोगे आपका ग्रामर का सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होते चला जाएगा, मॉक के साथ साथ होते चला जाएगा। जब आप एक बार ग्रामर कर लो तो ग्रामर आप तरुण ग्रोवर सर के प्लेलिस्ट हैं उनसे कर सकते हो, या फिर आपका निमिषा मैम भी अगर पढ़ाई होगी यूट्यूब पे देख लूँगा, मैं डाल दूँगा अगर होगा तो। मैंने तरुण ग्रोवर सर से किया इसलिए मैं जानता हूँ। तो जिनका जिनका होगा ग्रामर का प्लेलिस्ट मैं सब कुछ डाल दूँगा। आप जिनसे कर सकते हो, आपको अच्छा लगे उनसे कर लेना। तरुण ग्रोवर सर को मैं खासकर बोलूँगा, जब आप कर लेना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना। आपको PDF चाहिए होगा प्रैक्टिस के लिए तो आपको मिल जाएगा, 200 क्वेश्चन की रहेगी, तो आप उससे कर सकते हो। तो आपका ग्रामर का ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, वो धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है। उसके अलावा जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, रीडिंग में आप एडिटोरियल द हिंदू का करना बहुत अच्छा रहेगा। ओपिनियन सेक्शन करना, बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ना, थोड़े से क्लाइमेट के ऊपर पढ़ना, डिफेंस सेक्टर पढ़ना, इसी से रिलेटेड आपको RC मिलते हैं, तो ये सब करो। और RC एक बार सीखो भी तो आप अल्फ़ा बैंकर का जितना भी है ना प्लेलिस्ट, आप RC के लिए, पैरा जंबल्स के लिए, इन सबको देखो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए एक सेक्शनल मॉक डिटेल में उसका एनालिसिस करो, एंड बस रीडिंग करो। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे आपका हो जाएगा। और वही मेंस में थोड़ा सा एडवांस लेवल का रीडिंग करना होता है, आपको डबल फीलर सॉल्व करने होते हैं, आपको क्लोज टेस्ट भी एडवांस लेवल के होते हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है रीडिंग। जितना अच्छा रीडिंग होगा आपका, जितना अच्छा आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे चीज़ों को। एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना, तो आपको समझना आना चाहिए। तो इस तरीके से करोगे तो आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और हमेशा मॉक दो ना कोई भी, तो एक नोटबुक ज़रूर रखो। उस नोटबुक में एक आप डाटा लिखो कि आपने आज मॉक दिया, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना अटेम्प्ट नहीं हुआ, कितने एक्यूरेसी रही, कितना परसेंटाइल रहा। और दूसरा रखो जिसमें अगर आपने RC सॉल्व किया है तो आपने RC में कितने सॉल्व किया और क्यों सॉल्व नहीं हुआ, इरर्स गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कौन सा रूल्स लगा, ये सब का आपका एक नोटबुक होना चाहिए, जिसको आप अच्छे से एनालिसिस करो और उसी पे काम करो। यही होती है स्ट्रैटेजी, कि आप गलतियों को सीखे, देखें गलती क्या है मेरी, और उस गलतियों पे काम करके उसको नेक्स्ट मॉक में जाने से पहले प्रैक्टिस करके ऐसा इंप्रूवमेंट लाएं जो मेरे को मार्क्स बढ़ाएगा। तो बस इंग्लिश के लिए यही है, ठीक है। वो कैब के लिए आप जब एडिटोरियल क्लास देखते हो या फिर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें से दो चार क्या 10-15-20 आप वो कैब याद करते चलो। इससे भी ना हो तो निमिषा मैम का वीकली मैगजीन आता है उनके चैनल पे, टेलीग्राम पे, आप उनसे ले सकते हो, या फिर वहीं से हम लोग लेके आपको दे देंगे। तो ऐसे तो होता है ना, सर हेल्प करने ही तो सब आए ना, मैम हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, तो उतना बड़ा इशू नहीं होगा हेल्प करने में, ठीक है। तो PDF से आप ले सकते हो, इस तरीके से आप वो कैब याद कर सकते हो। तो ये कर लेना। और इंग्लिश के लिए बस इतना ही। उसके अलावा आपको रीजनिंग में क्या काम करना है, रीजनिंग में आपको जितना जल्दी हो सके मिसलेनियस के टॉपिक को कंप्लीट करो। सिलॉक्स अगर कर लिए हो तो लगभग एक बार सिलॉक्स के 200 क्वेश्चन लगा डालो। और ये सिलॉक्स ऐसे होते हैं जो हर बार ना थोड़े से कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो आप बार बार सोचोगे कि मेरा हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, तो ये होगा।
जैसे जैसे आप हर दिन 10 ऐड करके चलोगे ना, वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। आप इनइक्वालिटी सीख लो, और ब्लड रिलेशन सीखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सीखो, कोडिंग डिकोडिंग सीखो। तो इन सब पे ज़्यादा काम करो, और हर दिन इसके 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, यानी कि मिसलेनियस के आपको 40 क्वेश्चन पर डे अपने प्रैक्टिस में रखना ही रखना है जब आप सीख जाते हो तो। उसके अलावा पजल में आप अंकुश लांबा सर से सीख सकते हो। आप 10 पजल जो पुनीत सर की रहती है, बहुत इंप्रूवमेंट दिलाएगी आपको, तो आप वो कर सकते हो। तो ये, और संजय सर से भी सीख सकते हो। तो ये 3 हैं जो बहुत अच्छे से कराते हैं पजल को लेके। तो आप यूट्यूब से इनका कर सकते हो। आपको पेड क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पजल के लिए कोई पेड क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, और रीजनिंग के लिए तो पेड क्लास की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों चाहिए पेड क्लास? आपको क्वांट का सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो आपको बता ही दिया। आपको रीजनिंग करनी है, उसके लिए क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, आपको रीडिंग की ज़रूरत होती है। और रीडिंग के साथ साथ आपको सेल्फ एनालिसिस और बस मॉक को देते जाओ, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो क्यों चाहिए पेड क्लास? सोचो ज़रा। और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखनी है ना, और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, तो हमारा ग्रुप तो है ही। उसमें आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नहीं आएगा, प्रॉब्लम में जाओगे, क्वेश्चन सेंड करना, लोग बताएंगे आपको, आपका डाउट क्लियर हो गया। तो मेरी मानो तो पेड क्लास की नीड ही नहीं पड़ेगी, ऐसा है हम लोग के साथ आने पे। तो ये कर लो। और हाँ, रीजनिंग में यही है, और यही इतना ही प्रीलिम्स में है। अब आपको कैसे सेट करके चलना है, तो ये एक तो हो गया, सॉरी, ये हो गया। एक और ऐड करना चाहता हूँ करेंट अफेयर्स को लेके। तो करेंट अफेयर्स भी ऐसा होता है ना कि हम प्रीलिम्स में रह जाते हैं और करेंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलती मत करना, करेंट अफेयर्स को शुरू से ही लेके चलो। आप डेली वाइज कर सकते हो, वीकली वाइज कर सकते हो, मंथ वाइज कर सकते हो, ये सब करो, लेकिन आप शुरुआत से अभी से ही करेंट अफेयर्स को लेके चलो। मैं SBI क्लर्क के टाइम में अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा समझने में। मैं एक और से किया था क्रॉसवर्ड, जो कि आपका कपिल काटवाल सर का है, उनसे भी किया था, वो भी अच्छा है, सब अच्छा लगा। बट जब मैं एग्ज़ाम देने गया SBI क्लर्क, तो इस बार तो जानते ही हो कि किस तरीके की आई है। तो काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, तभी जाके आपका थोड़ा बहुत करेंट अफेयर्स में से मार्क्स आएंगे। अगर मेंस में अगर 20 से 22 अगर आ जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है आपका। तो इसलिए जब मैंने एनालिसिस किया, सारे लोग पढ़ते चले, तो समझ में आया कि अफेयर्स क्लाउड में डिटेल में देते हैं। और इसका एक चीज़ और फ़ायदा क्या है कि देखो, ऐसे तो PDF आपको हर जगह आज के टाइम में अवेलेबल है, बट इनका लेने में क्या है ना कि इनका क्विज फॉर्म में भी है। क्विज फॉर्म के साथ साथ आपका स्टैटिक्स भी है, जो कि क्विज में रहता है, और साथ ही साथ आपका वीकली हैंड रिटन नोट, जो कि हैंड रिटन कोई नहीं देता है, तो आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं। और ये सब है, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। और इन सब को लेने में आपको हमारे थ्रू जाते हो तो और आपको हेल्प हो जाएगा। चाहे आप गाइडली का PDF बंडल लो, या फिर मॉक लो, या फिर अफेयर्स क्लाउड का लो, तो दोनों में हेल्प होगी। तो कम्युनिटी क्यों होती है? थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए ना। तो हेल्प ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो कोड है उससे लगाओगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो कर सकते हो ऐसे। और उसके अलावा ये करेंट अफेयर्स का हो गया, और अभी से जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि करेंट अफेयर्स में आप जितना बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा होगा। क्या क्या लेके चले, क्या ना चले, तो उसमें भी आपका ना करेंट अफेयर्स जब आप करोगे अफेयर्स क्लाउड में, मैं आपको टेलीग्राम में जब आओगे ना, तो मैं एक चार्ट दूंगा। चार्ट में क्या है कि आपको दिखेगा कि किसका वेटेज ज़्यादा है, उस हिसाब से आप अपने करेंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत उसको लेके चलना, बट प्लीज़ करेंट अफेयर्स को अभी से ही लेके चलना, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। मेंस का क्या है कि मेंस में इंग्लिश का बताया हूँ, एडवांस वर्जन में जाओगे तो मेंस भी हो जाएगा। अभी लगातार है ना, तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी देना है, तो ये करते चलो, लेकिन मेंस को भी मत छोड़ो, मेंस को भी आपको लेके चलना है। तो जैसे कि अगर मान के चलो क्वांट की बात करूँ, आपका अगर एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, और आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए अच्छे खासे, तो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, जो कि आपको हर्षल सर बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो उनका एक ब्रह्मास्त्र करके प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत क्वेश्चन है, तो आप उनका हर दिन ना, जब ये होता जाए तो आप एक सेशन 1 घंटे का देखो, लेकिन देखो आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व उसमें नहीं आएगा, और उनका देखते चलो, करते चलो करते चलो, तो आपका मेंस का भी प्रैक्टिस हो रहा है। और बहुत सारे एजुकेटर ना मैराथन बहुत सारे रखे हुए हैं हर एक टॉपिक का, अरिथमेटिक सेशन का। जैसे ही आपका हो 4 5 6 हो जाए, तो आप मैराथन को स्टार्ट करना और उनसे भी प्रैक्टिस करते चलना। तो इस तरीके से आप मेंस के लिए क्वांट का कर सकते हो। और जो आपका प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मेंस में थोड़ा सा एडवांस लेवल के होते हैं, और जो रॉन्ग नंबर सीरीज होते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। बाकी सब चीज़ वही है, आपका अरिथमेटिक भी वही रहता है, बस वेरिएबल्स ज़्यादा रहते हैं। और आपका DI थोड़ा सा मिसिंग DI, और थोड़े से 2 डायग्राम वाले DI ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बस इस तरीके से आप जब
प्रैक्टिस करोगे, एक बार PYQ देख लेना। किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने से पहले प्रीलिम्स और मेंस का PYQ देखना ज़रूर कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये देख लो, कर लो प्रैक्टिस, और डेली टारगेट में रखो इस तरीके से कि 50 अरिथमेटिक के क्वेश्चन, टाइम लगेगा कम से कम 30 तक तो पहुँचोगे, और 50 स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चन रखना, जिसमें आप 20 रख लो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन को मिक्स करके, 10 रख लो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 रख लो आप रॉन्ग नंबर, 10 रख लो आप मिसिंग नंबर, तो 50 रख लो। आपका शुरुआत में 1.5-2 घंटा भी जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा, स्पीड भी बहुत अच्छा आ जाएगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो ये कर सकते हो। और उसके अलावा रीजनिंग में आप जैसे ही आपका प्रीलिम्स में अच्छा आने लगे, आप पजल बनाना स्टार्ट कर दो, अच्छे से पजल बनने लगे, तो आप एक M30 या ऐसे ही कुछ करके प्लेलिस्ट है, ध्यान में तो नहीं है लेकिन सर्च करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा। आप ध्रुव सर का ना, ध्रुव सर हैं एक, आप उनका रीजनिंग का मेंस का प्लेलिस्ट होगा, आप उनसे करना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपको मिल जाएगा। और उनके अलावा आप पुनीत सर का मेंस का क्लास या फिर स्मृति मैम का मेंस का पजल आप प्रैक्टिस करना, बहुत हेल्प मिलेगा। तो पजल के लिए मेंस का यही है। और मेंस का जो टॉपिक्स होते हैं ना, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉक्स, रिवर्स सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, तो ये स्मृति मैम और ध्रुव सर और संजय सर ये बहुत अच्छे से करा चुके हैं, तो इनका आप देख सकते हो। और अंकुश लांबा सर ने भी अच्छे से कराया है, तो इन सब का आप देख सकते हो। आपको जिनसे भी अच्छा लगे, इतने एजुकेटर है, आप उनसे कर लेना, ठीक है। तो रीजनिंग का ये हो गया। अब रीजनिंग भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, और ये भी हो गया, और करेंट अफेयर्स का बता दिया। लगभग इतना ही है। और ये सब ऐसा नहीं है कि आप पहले सिलेबस कंप्लीट करो फिर उसके बाद मॉक पे जाओ, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि मेरा शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं है ना, इसलिए मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और एग्ज़ाम आ जाते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम देते हुए ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लाता है, इम्प्रूव करता है अपने आप को। तो आपको भी जब आपका 60% 70% हो जाए, तब आप मॉक देना स्टार्ट कर देना। लेकिन आप जब मॉक देना तो 2 सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके हमेशा चलना। किसी का रीजनिंग स्ट्रांग होता है, किसी का क्वांट स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, किसी का 2 रीजनिंग क्वांट स्ट्रांग होता है तो इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होता है। किसी का रीजनिंग और इंग्लिश और क्वांट स्ट्रांग होता है बट रीजनिंग नहीं। मेरे केस में मुझे लगता है कि कोई स्ट्रांग ही नहीं है। होता है ना किसी किसी का कि मेरा तो ये स्ट्रांग, मेरा तो ये स्ट्रांग, मुझे लगता है कि मेरा कोई स्ट्रांग नहीं है, बट मेरा जो स्ट्रांग है, दिन हो जाए रात तो इनका बोलना। तो आप ना हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, हमें महारत हासिल नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप डेली 3 RC रखो, पैरा जंबल्स के 5 सेट्स लगाओ, उसके अलावा ईरर्स के 15 क्वेश्चन रखो, और उसके अलावा फिलर्स के 10 क्वेश्चन रख लो, वर्ड स्पेल्ड 5 रख लो, लिखते जाना जो भी बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप हर दिन करते हो, और एक दिन किया, एक दिन सेक्शनल मॉक लगाए, तो इस तरीके से करोगे, उसमें जो गलती हुआ उस पर काम करके नेक्स्ट फिर इस तरीके से किए। तो स्टार्टिंग में आप सेक्शनल मॉक, जब आपका थोड़ा बहुत ग्रामर का और कॉन्सेप्ट सीख लेना RC वगैरह, तब आप करना। और वीक में 3 सेक्शनल मॉक रखना, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट देखने को मिले आप डेली के सेक्शनल मॉक इंग्लिश में लगाते चलना। जब आपके मार्क्स अच्छे खासे आने लगे तो फिर आप मेंस के भी 1-2 ऐड करते हुए चलना। क्वांट में भी यही है कि आपको 50 क्वेश्चन तो रखने ही है। 25 आप सुबह में कर लो, 25 आप रात में कर लो, तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा। और 4 से 5 सेट्स आप DI के रखो। पहले तो शुरुआत में एक DI को लेके चलो, किसी दिन आप 4 टेबुलर DI रखो, लगभग 3 दिन टेबुलर DI रखो, फिर आप लाइन चार्ट के रखो, फिर बार ग्राफ के रखो, फिर उसके बाद आप मिक्स करके चलना। तो इस तरीके से आप DI की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और रीजनिंग में आप सेम पजल के लिए किसी दिन आप सर्कुलर के 10 क्वेश्चन रखो, फिर नेक्स्ट डे आप सिटिंग अरेंजमेंट के रखो। तो इस तरीके से पहले इंडिविजुअल पजल्स की प्रैक्टिस करो, देन मिक्स लगाना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप हर दिन 10 पजल तो रखो ही रखो। और मिसलेनियस में 40 बता दिया हूँ कि मिसलेनियस आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो ये करना। और ये करते करते ना आपको जब प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट डे सेक्शनल मॉक लगाओ। और ये होने के साथ साथ आपको फुल लेंथ के मॉक भी लगाने हैं। जो स्टार्टिंग पीरियड में हो वो वीक में 2 से 3 मॉक लगाना, लेकिन जो रिपीटर्स है थोड़े बहुत उनको अच्छे से आते हैं, आपको तो डेली मॉक लगाना चाहिए। और जिनके प्रीलिम्स अच्छा है, बार बार मेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहे हैं, वो तो एक दिन में 2 मॉक रखो, 2 मॉक की प्रैक्टिस करो। एक आप गाइडली के बंडल से प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आप वो करो। साथ में आप PDF से भी सॉल्व करो, साथ में आप एजुकेटर्स के वीडियो से भी सॉल्व करो। आपको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहिए कि हम अपने प्रिपरेशन को एक ब्रिज पे लेके जाना है, तो इस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की नींव की ज़रूरत होगी, तो हमें उस चीज़ को ऐड ऑन करते हुए जाना है। जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हो ना, जीत आपकी होगी।
तो इस तरीके से करना। मैं भी लगा हूँ इस चीज़ में, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको आ गए ना तो छोड़ कर जा नहीं पाओगे, बस ऐसा ग्रुप है हमारा। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना, इसको बहुत हेल्प मिलेगा आपको। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। आप सब कुछ के लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी अब से। अगर आपने इस वीडियो को अभी यहाँ तक आए हो तो फिर अब सारी प्रिपरेशन में अगर मेरे साथ अगर प्रिपरेशन करते हो तो बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा IBPS PO का, बहुत कुछ नया करने वाले हैं। सो बस इतना ही है इस वीडियो में। काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी, थोड़ा सा टाइम आज ज़्यादा लिया हूँ, बट बहुत डिटेल में बता दिया हूँ, बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। लास्ट में जब आपके परसेंटाइल मॉक में अगर इधर 60 से नीचे है ना तो आप 2-3 मॉक देना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़े बहुत तो। और अगर आपके परसेंटाइल 60 एबव है तो आप एक मॉक देना। उसके अलावा आप मेंस पे ज़्यादा फोकस करना। मेंस का आप इंग्लिश करना, अल्टरनेटिव पे सेक्शनल मॉक लगाना, कभी क्वांट का कभी रीजनिंग का, मेंस का, इस तरीके से। आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं। आपके अगर 80-90 परसेंटाइल आ रहे हैं तो PO का। और अगर जो भी क्लर्क का तैयारी करना चाह रहे हो आप PO के ही मॉक लगाना, तभी आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लर्क का लगाओगे ना तो आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, उस हिसाब से अपने आप को लेकर जाओगे। तो हम अपने आप को जितना टाइम देते हैं, जितना अपने आप को योग्य समझते हैं, हमारी योग्यता, हमारा टाइम भी उसी हिसाब से देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अब लग जाओ अच्छे से प्रिपरेशन में, और 5 महीना ऐसे लगो जैसे साल ख़त्म हो गया ना, 7 महीना उसको रिकवर कर लो। नहीं तो 5 महीना जैसे 7 महीना बीता है ना वैसे बीत जाएगा, और फिर बाउंस बैक, कम बैक हमारा हुआ ही नहीं। हमेशा सोचते रहे कम बैक, कभी भी किसी का कम बैक नहीं होता है। बस एक जिद होती है, जिद आ गई तो सब कुछ होगा, जिद नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, लग के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो लगते हैं फिर।